नमस्कार दोस्तों, अजय सर जी इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं सभी प्रश्न को देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन यानी कि 2022 के सभी एग्ज़ाम का कैलेंडर, संभावित कैलेंडर निकाल दिया है, जिसमें 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम है वह अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित दर्शाया है, ठीक है। तो इसलिए यह तिथि हम लोग देखते हैं जो 28/8/2022 को होता है, ठीक है। तो उस तिथि को अब हमें अंतिम तिथि मानना है, ठीक है। उस तिथि को हमें अंतिम तिथि मान के पढ़ाई शुरू करना है। ये क्विक रिवीजन के लिए आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम देखेंगे दो महत्वपूर्ण जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी। तो बहमनी का मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आएगा आपको। तो आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं और क्या क्या प्रश्न जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये चलिए अब हम देखते हैं संगम वंश। तो संगम वंश है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 38 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किए। 5 भाइयों में था, जिसमें 2 भाई बहुत ही चतुर थे, साहसी थे। इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से, ठीक है। ये विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश, ठीक है। अब इस वंश को संगम वंश, ठीक है। अब एक ही पूछा जाता है कि उस समय सल्तनत काल में कौन शासक रहता है, ठीक है ना। सल्तनत में तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक रहता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाए कि तुगलक वंश का शासक जिस समय था तो दक्षिण भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो तुगलक वंश का था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापना हरियर एवं बुक्का 2 भाई मिलकर संगम वंश की स्थापना, संगम जो इन दोनों के पिता थे, ठीक है, के नाम पर किए। अब विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना। तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये सभी बात जो हो रहा है तमिलनाडु का, ठीक है। तेलुगु इसकी भाषा, राजभाषा है इस राजवंश की। अब शासक यात्री कुछ हम देखते हैं कि संगम वंश में जो शासक हुए उनके कौन से शासक के दरमियान कौन से यात्री आए, ठीक है ना। तो यात्री इसमें एक हम देखते हैं शासक देवराय प्रथम, जो बहुत ही महान शासक थे। निकोलो कांटी इटली का यात्री आया, ठीक है। देवराय प्रथम, ठीक है ना, कांटी, निकोलो कांटी, याद रखें, देवराय प्रथम निकोलो कांटी। देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक, ठीक है ना, द्वितीय रज्जाक और देवराय प्रथम में निकोलो कांटी आया था, ठीक है। अब देवराय को जगबेटर भी कहा जाता था दोस्तों। जगबेटर मतलब हाथियों का शिकारी, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों हाथियों का शिकारी, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो देवराय के समय कौन आया था, निकोलो कांटी आया था। और देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था, अब्दुल रज्जाक, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानाटक सुधा निधि, ठीक है, एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, किसने लिखा, देवराय प्रथम ने, ठीक है। महानाटक सुधा निधि और ये ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा, तो किसने लिखा दोस्तों, तो देवराय, जिसे जगबेटर की भी उपाधि दी गई थी। तो फिर मेरे साथ दोहराए, देवराय प्रथम के समय कौन आया था विजयनगर साम्राज्य में, तो निकोलो कांटी। देवराय द्वितीय के समय में कौन आया था, अब्दुल रज्जाक को जगबेटर की उपाधि भी दी गई थी। सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा, ठीक है ना, ये संस्कृत का ग्रंथ है। चलिए प्रौढ़
देवराय जो मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है दोस्तों। प्रौढ़ देवराय ऑप्शन में दे सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रौढ़ देवराय किन्हें कहा जाता है, ठीक है, तो मल्लिका अर्जुन को। अब देखिए इस वंश की समाप्ति 1336 में ये स्थापना हुआ, ठीक है ना। अब उसकी समाप्ति के बाद अब आता है सालूब वंश, ठीक है ना। 1485 से 1506 तक यह शासक बन के रहता है, शासन करता है। संस्थापक जो है सालूब नरसिंह है इसके, ठीक है ना। तो ये सालूब नरसिंह है। अब ये 15-16 साल तक शासन करने के बाद इसके बारे में विशेष आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आप इसे विराम दें। तुलुब वंश जिसमें आपको कृष्णदेवराय आएंगे, उनसे प्रश्न बनेंगे, इसलिए देख रहे हैं। 1505 से 1565 तक, मतलब इसमें देखा जाए तो 60 वर्षों तक का शासन किया था, ठीक है ना। तो संस्थापक वीर नरसिंह, पहला कौन था, सालूब नरसिंह, तुलुब वंश। और वीर नरसिंह, जैसे तुलुब वंश का वीर नरसिंह, पहला का सालूब वंश का सालूब नरसिंह, वीर नरसिंह, वीर मतलब सालूब का सालूब नरसिंह, एक वीर आ जाएगा किसमें, तो आपका तुलुब वंश में, तुलुब में वीर आ जाएगा, ठीक है। महाशासक जो थे कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय को देवराय के समय में डोमिगोस पायस जो पुर्तगाली यात्री थे वो आए थे दरबार में, अष्टदिग्गज। चलिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आ गया, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। एक दे देगा शिवाजी, ठीक है, एक दे देगा बाबर, एक दे देगा कृष्णदेवराव, एक दे देगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा बहुत बच्चे। में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज दो टर्म जो आएंगे आपको माइंड से उतरने वाले। तो अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्ट दिग्गज, तो ये कृष्ण देवराय, याद रखिएगा कृष्ण देवराय, ठीक है दोस्तों। लेकिन अष्ट प्रधान की बात हो आए, प्रधान की बात, तो ये शिवाजी का गोलक करेंगे नहीं, ये पे भूलेंगे नहीं। अष्ट दिग्गज में, तो अष्ट दिग्गज में कौन, कृष्ण देवराय, और प्रधान, अष्ट प्रधान में शिवाजी, ये दो। तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, 8 श्रेष्ठ कवि का ये समूह था अष्ट दिग्गज, ठीक है। तो कृष्ण देवराय में अष्ट दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज, इसको माइंड में रखे। अब बाबर नाम में कृष्णदेव राय को सर्वशक्तिशाली शासक के रूप में दिखाया गया है। बाबरनामा जो बाबर का ये आत्म पुस्तक है, ठीक है, कथा है, ये सर्वशक्तिशाली शासक थे। अब इनके समय को क्लासिक युग कहा जाता है, क्योंकि तेलुगु का साहित्य में ये क्लासिक युग कहा जाता था। 8 दिग्गज थे, ठीक है ना, इसी के वजह से। अब कृष्णदेवराय अमुक्त मलयाद तेलुगु में लिखे, जाम्बवती ये कल्याणम संस्कृत में लिखने का काम किया, ठीक है। अब निर्माण, तो निर्माण क्या क्या किए इसके बारे में हम देखते हैं। तो निर्माण नागलपुर में हजारा की विट्ठल स्वामी मंदिर की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि निर्माण कृष्णदेवराय ने किसका किया, तो हजारा का और विट्ठल स्वामी मंदिर का किया था नागलपुर में। उपाधि जो धारण करते थे, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की, तो आप कृष्णदेवराय को लगाएंगे, ठीक है ना, गोलक। आंध्र भोज, अभिनव भोज। चलिए अंतिम शासक जो था तुलुब वंश का सदाशिव था, सदाशिव, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ दोस्तों, तो राक्षसी तंगरी युद्ध से, ठीक है। अन्य नाम तालीकोटा या बन्नीहट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो 23 जनवरी 1565 को हुई थी, और जिसके विजयनगर साम्राज्य की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो राम राय कर रहे थे, ठीक है। और जो अन्य उनके विरोधी थे जिनसे युद्ध हो रहा था राम राय का, वो अली आदिल शाह थे, ठीक है। अली आदिल शाह नेतृत्व, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा बिदर सभी राज्य थे, और ये युद्ध चल रहा था विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो 1/6 भाग था। आप याद करें कि
मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने 1/4 राजस्व स्रोत को बताया है, 1/4 भाग का। और आपका अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है 1/6 भाग का। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछ देता है कि अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने राजस्व भाग को बताया है, सामाजिक राजस्व को बताया है। ठीक है, तो 1/6 और इसमें इंडिका में 1/4। अब इसमें कितना है, तो 1/6। तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक है, उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में आकर बस जाते थे लोग, बरवा के नाम से जाने जाते थे, बरवा। अब मनुष्य का क्रय विक्रय बेस बग कहलाता था। विजयनगर की मुद्रा जो थी पैगोडा थी। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी दोस्तों, पैगोडा थी ये। और एक और बहमनी राज पढ़ेंगे तो हून वहाँ की मुद्रा थी। ठीक है, चलिए, हून थी। अब ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर ले, पेन डाउन कर ले, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। कि अष्टदिग्गज, ये प्रश्न पूछता है, पूछेगा ही। अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान फंसाने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो अष्टदिग्गज जो थे वो तुलुब वंश के देवराय के, कृष्ण देवराय के समय ये थे अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी के समय थे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देवराय प्रथम के समय निकोलो कांटी, और देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक, जगबेटर की उपाधि देवराय सेकेंड। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्लास चलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। ठीक है, और आप देखते रहे, अन्य वीडियो भी प्राचीन भारत से आए हैं, मध्यकालीन से भी आपका ये चल रहा है, और अन्य सीरीज भी आपको चलेगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सभी पे क्लास चलेंगे। आप मेरा चैनल निश्चित रूप से तैयारी कर ले, आप मिशन मोड में लग जाए। आपका एग्ज़ाम 28 तारीख को होना ही होना है। ठीक है, और इस बार सभी को मौका मिलेगा समान रूप से, कोई धांधली नहीं होगी किसी भी तरह का। आपको इसमें भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बिहार सरकार की फजीहत हो चुकी है, आयोग की फजीहत अच्छी तरह हो चुकी है, इसलिए सभी लोगों को समान रूप से मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।